बैठने के लिए तो पहले तो प्रीलिम पास करना होगा ना, प्रीलिम पास करके मेंस जाओगे, तो प्रीलिम के लिए क्या उसमें जीएस भी आती है, जीएस आती है उसमें तो बायोलॉजी भी आसान, जैसे क्वेश्चन में बताया भी। जहां तक तुम्हारा जो फील्ड आ रहा है, जैसे एक उन्होंने क्वेश्चन और दिखाया था, ये तो मार्फोलॉजी रीजन है उसका था। एक क्वेश्चन मुझे आलोक सर ने दिखाया था, वो जैसे वो क्वेश्चन थे, उसमें क्वेश्चन में था कि बताओ कि जब कहीं पे कौन सी टेक्निक सही रहेगी, इससे क्या बनेगा, सोमैटिक सेल को जब न्यूक्लियस को ट्रांसफर कर देंगे तो क्या बनेगा, क्लोन बनेगा, क्या बनेगा, ये जेनेटिक्स का, ये बायोटेक का है। जैसे कि आपने मेरे बायो डाटा में नोट किया होगा कि माइक्रोबायोलॉजी, एक्चुअली माइक्रोबायोलॉजी मेरा टॉपिक रहा है, तो माइक्रोबायोलॉजी मेरा मेजर था, माइनर मेरा बायोकेमिस्ट्री है, सपोर्टिंग मेरा जेनेटिक्स है, और इन चारों को तीनों को जोड़ दूं तो उसे हम बायोटेक कहते हैं। तो इसमें जो भी टॉपिकों में क्वेश्चन होते हैं ये मेरे लिए बड़े आसान है, मैं ये बताऊं तुम्हें, जैसे माइक्रोबायोलॉजी में कोई भी क्वेश्चन है, बायोटेक में क्वेश्चन है, बायोकेमिस्ट्री में है, बायोटेक है, और इन सभी साइंसेस का जोड़ दे एक इकोलॉजी है, तो जनरली इसी में से आ रहे हैं तुम्हारे जो क्वेश्चन ज्यादा इसी में से आ रहे हैं प्रीलिम में। तो इन टॉपिक के बारे में बेसिकली आपको पता होना चाहिए, और इसी के लिए उन्होंने कहा है मुझसे। तो मैं जानना चाह रहा था आपसे कि इसके अलावा या कोई और मॉडिफिकेशन हो, आपकी सजेशन हो तो वो आप मुझे बता दें। मान लो मैं आपको कोई चीज पढ़ाऊं स्टार्ट से, या कोई टॉपिक पढ़ाऊं पर्टिकुलर, या किसी के बारे में बेसिक जानकारी दूं, जैसे माइक्रोबायोलॉजी में बेसिक जानकारी दूं, तो पहले तो बेसिक माइक्रो लाइफ के अंदर माइक्रोबायोलॉजी में सबसे पहले कोई सेल आई होगी, इंडिपेंडेंट सेल, तो वो एक बैक्टीरिया के रूप में आई होगी, वायरस तो कंप्लीटली सेल नहीं है, वो तो कंप्लीटली कोई इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म थोड़ी है। वायरस जो है, जिसे आप हिंदी में विषाणु कहते हैं, ये कोई विषाणु कोई लाइफ थोड़ी है। तो जब किसी में घुस जाता है, इसको तो जिंदा रहने के लिए कोई लाइफ चाहिए। यही वायरस, जब ये कोरोना आ रहा था तो मुझसे पूछा गया था, जब ये नहीं पता था लोगों को जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, तो मैंने प्रोबेबिलिटी की थी बच्चों से कि ये आरएनए होगा, जो मुझसे पढ़ते हैं, और उसके बाद में एक महीना के बाद गवर्नमेंट ने बताया आरएनए, तो मेरे डॉक्टर पढ़ गए, सर आपको कैसे पता कि आरएनए होगा, तो मैंने उन्हें बताया भैया बात ये है, सबसे पहले जो जेनेटिक मटेरियल था वो आरएनए था, तो जब आरएनए था स्टार्टिंग में, शुरू में आरएनए था, तो मैंने कि ये जो होगा ना, ये उत्पात जो मचाता है जनरली ये आरएनए होता है। एड्स का वायरस है, उत्पात मचाता है, ये भी आरएनए ही है। तो मैंने उत्पाती जो होते हैं ना, ये जनरली यही आरएनए, तो आरएनए में कम स्टेबिलिटी है, मतलब अभी पता लगा 2 मिनट में तुम देखते हो नया वेरिएंट आ गया, फलाना वेरिएंट आ गया। अभी सिंगापुर वाले जो है नाराज हो गए इंडिया से, बोले तुमने इसको वेरिएंट को जो सिंगापुर वेरिएंट क्यों बोल दिया, हमारे दिल्ली के सीएम ने क्यों बोल दिया, एक तो तुम्हारी मदद कर रहे हैं, ऊपर से हम तुम वेरिएंट हो रहा, हमें बता रहे हो, हमें वेरिएंट बता रहे हो कि हमारे यहाँ से पैदा हुआ है, हम यहाँ से पैदा हुआ, वो तुम लोगों ने किया पैदा होने का, एक तो तुम्हारे यहाँ मदद भेजे हम, हर चीज हम भेजे, ऊपर से कहलाए तुमसे कि इनके लोगों के हवाई जहाजों को बंद यार को अपने आने में। इसलिए तो हमारे विदेश मंत्री को ये स्टेटमेंट देनी पड़ी भैया कि द सीएम ऑफ द दिल्ली इज डोंट स्पीक फॉर इंडिया, वो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, मतलब जो ऑफिशियल बयान जो इंडियन कंट्री होगा, चाहे तो विदेश मंत्रालय से होगा, या विदेश मंत्री देंगे, या विदेश सचिव देंगे, ऑफिशियल स्टेटमेंट। बोले ये तो अपने घर में भैया हिंदुस्तान में ऐसा चलता रहता है, हम आपस में एक दूसरे गालियां बहुत दे के चलते हैं, हमारे यहाँ तो बहुत ही करेक्ट है, जब तक दूसरे गाली न दे लें, जब तक हमें खाना नहीं बचता, जब तक 4 गाली न दे लें, क्रिटिसाइज कर लेंगे, पहले खूब गाली दे लेंगे, फिर कहते नहीं हम बहुत मान है, अपने आप में मानता का ठोक लेते हैं, तो उससे हमें मालूम पड़ेगी जो चीज कंट्रोल नहीं थी अनस्टेबिलिटी, तो इसमें बहुत चीजें हैं, मैं आपको बताऊं, ये तो एक मैं आपको ओवरऑल विजन की बात कर रहा हूँ। तो वैसे भी जिस सब्जेक्ट को आप तैयारी करने जा रहे हो, आईएएस की या जो सिविल सर्विसेज, इसको बोलते हैं जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन। भाई हर चीज की आपको हल्की हल्की सी जानकारी होनी चाहिए, आपको मास्टर थोड़ी सी, मास्टर चाहिए तो आपको जो पीएचडी हो है, आप किसी में प्रोफेसर साहब होने चाहिए, मास्टर तो वो है प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी पढ़ा रहे थे वो किसी भी सब्जेक्ट के मास्टर होते हैं, और
में भी तुमने देखा होगा जर्नलिस्ट, और ये सब क्या होते हैं, वो हर चीज की जानकारी, जर्नलिस्ट देख लो हर जगह टांग बता देगा कहीं पूछने पे, इकोनॉमी तो बताइए क्यों नहीं सही चल रहा है, फलाना तो डीजी की क्यों हो रही है, ये फलाना होगा, तो क्या वो स्पेशलिस्ट है किसी का? नहीं, उसे जानकारी हर चीज की है, पर वो स्पेशलिस्ट किसी का नहीं है, इसलिए कहते हैं जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन। तो जर्नलिस्ट और ये सिविल सर्वेंट तो मास्टर ऑफ नन होते हैं, जैक हैं, जैक ऑफ ऑल ट्रेड, यानी हर जगह अपनी टांग घुसा दो बस, कोरिलेट। अब इनसे कह दो ना किसी लिए भैया कोरोना कंट्रोल करिए डीएम से, तो कंट्रोल करेगा कोरोना? उसका काम है मैनेजमेंट करना, वो मैनेजर होना चाहिए अच्छा, ताकि सीएमओ से काम करा सके, डॉक्टरों से काम करा सके, मैनेजमेंट कर सके, सब चीजों में उनको मैनेज कर सके, तो वो एक मैनेजमेंट टाइप का रोल है। पर ये रोल ही बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि गवर्नमेंट किससे पूछेगी, किसी एक से तो पूछेगी ना, तो वो कौन से, वो जिले का दस पड़ा वो वहां कोलेट कर, वो उनको बताएगा, उससे ऊपर कोलेट करने के लिए सीएम लेवल पर उससे ऊपर है, तो इसके लिए एक हमने एक स्ट्रक्चर बनाया है अपना, वो आपके पोलैरिटी में आता है, जो कि मेरा काम नहीं है, वो पोलैरिटी उसमें आता है। मेरा काम जो है वो कहां पर है, ये साइंस के जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनको बताना है, नैरो काम है मेरा, एक पार्टिकुलर चीज को लेकर काम है, सब्जेक्ट को लेकर काम है, वो डील करने के लिए मैंने आपको दो मेथड बता दिए। जिनको थोड़ी बहुत बायोलॉजी की जानकारी है वहां मैं क्वेश्चन से लेके पढ़ा सकता हूँ, जिनको बिल्कुल ही बायोलॉजी की जानकारी नहीं उनके लिए मैंने, जैसे आपको जो मैंने जो नोट्स भेजे हैं वो नोट्स आप पढ़ें, उनमें कोई दिक्कत हो कोई भी चीज पढ़ने में आप वो मुझसे पूछें। जितनी मुझे हिंदी आ सकती है, बोलते तो हम सब हिंदी ही हैं, तो हिंदुस्तान के तो हिंदी में तो है, पर क्वेश्चन ये होता है हिंदी में तो हम बोलेंगे, मुद्दा ये है, परंतु राइट हमें किस में करना, वो इंग्लिश में ही होता है भाई, वो हिंदी में मेरे पर राइट नहीं होगा, जितनी पॉसिबल हो मैं पूरी बोल के बताऊंगा आपको, तो इससे आपका सब्जेक्ट क्लियर होगा, तो वहां सवाल सही होने के चांसेस बन जाएंगे। कई बार हमें नहीं पता होता है तब भी हम उस आंसर को अटेम्प्ट कर देते हैं, तो हमें एक आइडिया मिल जाता है कि भाई ये पॉसिबल आंसर हो सकता है, क्यों, अगर हमें नॉलेज प्रॉपर है तो। इसके बारे में अब आपको मालूम पड़ गया, ये भी होता है भाई किसी का कोई माइक काफी वो कर रहा है, इरिटेशन पैदा कर रहा है, आई फील सो, आप चेक कर लें, किसी का आप में से किसी का माइक सही। अरे डॉक्टर साहब मैं बोल रहा हूँ जरा 2 मिनट के लिए, डॉक्टर साहब मैं 2 मिनट के लिए बोलना चाह रहा हूँ जरा। जी आप आप आपके पढ़ाने की लय और सुर और पेस इतनी तेज थी कि मुझे कहीं मौका ही नहीं मिला कुछ में बोलने का, क्योंकि आप काफी दिन से इस काम को कर रहे हैं और आप इसमें प्रोफेशनली बहुत एक्सपर्टीज हासिल है आपको, और आप सारी वाइब समझते हैं। मेरा बस आपसे अनुरोध इतना है कि जो पैटर्न एनालिसिस आपने और हमने मिलकर करी है, उसमें यह है कि जो मेजोरिटी में सवाल आ रहे हैं बायोलॉजी से, उसमें जो सवाल आ रहे हैं लगभग 5 से लेकर के 8 सवाल आ रहे हैं प्री में, यूपीएससी में, और यूपी में ये सवाल बढ़ करके 12 से लेकर 13-14 तक हो रहे हैं। उसमें जो मेजोरिटी में सवाल हैं वो माइक्रोबायोलॉजी से हैं, या वो थोड़ा सा बायोकेमिस्ट्री से है, और जैसा आपने बताया जेनेटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी से भी सवाल है। इसके अलावा जो हमारी बॉडी के पार्ट्स हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, मोटा मोटा हार्ट के बारे में भी, मोटा मोटा लंग्स के बारे में भी। देखिए ऐसा नहीं है, यूपीएससी ये चाहती है कि आपको नॉलेज हो, जैसा आपने बताया। तो मेरा आपसे अनुरोध ये है कि इसे बेहतर ये है कि कोविड-19 के पीरियड में हम इसे माइक्रोबायोलॉजी से अगर आप स्टार्ट करेंगे, तो माइक्रोबायोलॉजी से वायरस से लेकर बैक्टीरिया से लेकर प्रोटोजोन तक जो उनकी इंफेक्शियस डिसीजेज हैं जो फैल रही हैं, और उनका क्या ऐसा है, जैसे कहते हैं कि भाई वायरस आपकी आवाज जो है ना, कुछ कहेंगे कोविड नहीं जाएगा जी, हेलो, तो आपके आवाज थोड़ी अभी आपके आवाज थोड़ी जैसा मैं थोड़ा तुमको लगा देता हूँ, आपकी आवाज थोड़ी वो फैल रही थी। हाँ अब आप बताएं। हेलो, मेरा कहने का तात्पर्य है कि आप इसे माइक्रोबायोलॉजी से अगर स्टार्ट करेंगे तो वायरस, बैक्टीरिया, उनकी जो इंफेक्शियस डिसीजेज हैं,
और इसके अलावा जैसे वायरस है, इबोला से लेकर जीका तक वायरस है, उसके अलावा हेपेटाइटिस के वायरस हैं, इसके अलावा एचआईवी का वायरस है, बैक्टीरिया हैं, प्रोटोजोन्स हैं, जो 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 बेसिकली डेली यूजेस में होते हैं। लीशमैनियासिस होती है, काला आजार जिसे कहते हैं बिहार में बहुत फैलता है काला आजार, हर साल फैलता है। जो इन्फेक्टिव डिसीजेज हैं ये सब माइक्रोबायोलॉजी में ही डील होती है मैक्सिमम। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रोबायोलॉजी, और जितना आप जानते हैं आरएनए, डीएनए, मोटा मोटा आप अंतर बताएंगे ही बताएंगे। बाकी मेरा अनुरोध ये है कि अगर आप इसे माइक्रोबायोलॉजी स्टार्ट करेंगे तो इट शैल बी मोर इंटरेस्टिंग। बस इतना ही मेरा आपसे अनुरोध है। अच्छा ठीक है, तो हम माइक्रो चालू कर देंगे। अलावा जो आपने इन्हें जो प्रिंट आउट दिया है, मैंने वो देखा था, बहुत अच्छा प्रिंट आउट है। और देखिए भाई, ये सब आप मेरी बात सुन रहे हैं, इतनी बेसिक बायोलॉजी आपको आनी ही चाहिए। जैसे बेसिक इकोनॉमिक्स वाले उन्होंने बताया था कि बेसिक इकोनॉमिक्स जीडीपी जीएनपी की तरह आपको ये भी पता होना चाहिए कि जीन क्या है, जीनोम क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है, डीएनए क्या है, आरएनए क्या है। ये बेसिक चीज है। आज के जमाने में ये कोई स्पेशल नॉलेज नहीं है। और यूपीएससी क्वालिफाई करना है या यहाँ एसडीएम डीपीएससी बनना है तो भैया इतना तो पढ़ना पड़ेगा। हमने भी इतना ही पढ़ा था। डॉक्टर साहब तो मेरे सीनियर रहे हैं, और डॉक्टर साहब की विशेषता ये है कि 3 दिन पढ़ के ये इंटरव्यू दे आते थे और 1 दिन पढ़ के क्वालिफाई कर आते थे। 1-2 बार ऐसा भी हुआ कि इन्हें मालूम ही नहीं पड़ा कि इनका बेस एग्जाम है। कहने का मेरा मतलब है, कौन सा था डेज, वो जमाने चले गए। 25 साल पहले हम और आप साथ साथ पढ़ा करते थे। लेकिन डॉक्टर साहब को बड़ा अनुभव है, और आपको बेसिक टू एडवांस उन्हें मालूम है। वो क्लास में समझ जाएंगे 2-3-4 क्लासेज में कि आप कहाँ समझ रहे हैं, कहाँ नहीं समझ रहे हैं। और हम में बहुत प्रोफेशनली एक्सपर्टीज है उन्हें। आपके पढ़ाए कम से कम मेरे ख्याल से नहीं है तो 300-400-500 डॉक्टर होंगे। मैं कम ज्यादा नहीं, मेरे ख्याल से डॉक्टर एएल राठौर डॉक्टर साहब के मुकाबले अलीगढ़ में शायद कोई जूलॉजी बॉटनी का इतना योग्य टीचर आज की डेट में तो नहीं है। एएल राठौर साहब एक जमाने में हुआ करते थे, जिनके आप भी डॉक्टर साहब भी शिष्य रहे हैं और मैं भी शिष्य रहा हूँ। और मैं भी कहूंगा कि अगर आज की डेट में मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने किसी गुरु को दूं तो मेरे गुरु स्वर्गीय अशरफी लाल राठौर साहब थे। डॉक्टर साहब जानते हैं कि उन्हें पूरी जूलॉजी और बॉटनी रटी हुई थी, कंठस्थ थी, बिल्कुल हनुमान चालीसा की तरह। तो ऐसे ही चाहते हैं कि आपको जीएसपी थोड़ा थोड़ा सब टच करना है, और अवॉइड मत करिए किसी चीज को, डरिए मत किसी चीज से। डॉक्टर साहब सब चीजें आपको बहुत ही लेमन अप्रोच में समझाएंगे। और डॉक्टर साहब भी गांव के रहने वाले हैं हमारी तरह, और डॉक्टर साहब वो भाषा भी बोल लेते हैं जो आप गांव में बोलते होंगे। थैंक यू डॉक्टर। अभी आपकी थोड़ी आवाज इसमें कई बार वो हो जाती है, कट सी जाती है थोड़ी आवाज जो है, पर फिर भी बहुत क्लियर आई है। हालांकि मैं माइक्रो से ही चालू वायर दूंगा, है ना सर? मुझे कुछ कहना है सर। डॉक्टर साहब, हम लोग टेक्नोलॉजिकली इसे अगली क्लासेस में बढ़ाते चले जाएंगे। अभी चूंकि अर्ली स्टेज है, विद इन 1 मंथ हम लोग कोई ना कोई इसका टेक्नोलॉजिकल अच्छा सॉल्यूशन खोज लेंगे। आलोक, आपकी आवाज कट रही है भाई। अगर मेरी आवाज आप तक आ रही है तो आपकी आवाज थोड़ी मेरे पास बड़ा जो है रेस्ट्रिक्टेड होके आ रही है, रुक रुक के आ रही है। मैं पूरी आपकी बात को समझ नहीं पा रहा हूँ। सर मेरा सुझाव है सर जी सर, ये सर मतलब वीडियो सही से भी नहीं आ रहा है और आवाज भी बहुत क्लियर नहीं है सर। हम नए लिंक के साथ जुड़ सकते हैं क्या? बिल्कुल, मेरे को कोई दिक्कत नहीं बेटा, नहीं है। अगर आपके साथ जुड़ने में हमारा बड़ा नुकसान हो जाएगा। जी सर। अगर आप में से सभी लोग ये बताएं किसको आवाज नहीं आ रही, कृपया वो बताएं। नहीं आ रही सर, मुझे भी वॉइस में ब्लरिंग हो रहा है, और सर कैमरे में भी, स्क्रीन पे भी ब्लर हो रहा है, वॉइस में भी ब्लर हो रहा है। हाँ बेटा, वो थोड़ा आवाज ठीक है, स्क्रीन ब्लर है सर। कैमरा ठीक से नहीं आ पा रहा है। हाँ, स्क्रीन सर आवाज क्लियर आ रही है। स्क्रीन ब्लर होने का कारण ये है कि जो कैमरे का एडजस्टमेंट है वो, हाँ उसके कारण है, थोड़ा सा जो ब्लर का कारण है ना। किस साइड पे ब्लर है? ये इस साइड में है या इस साइड में है? अच्छा, आवाज नहीं है। अब आवाज ठीक है? सर आवाज क्लियर आ रही है, इमेज क्लियर नहीं आ रही। आवाज बहुत बुलंद है। अब मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा, मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब आप पढ़ाइए और आप लोग मन से पढ़िए सारी चीजें। थैंक यू। मैं एक बात कह रही हूँ आपसे
क्योंकि यूपीएससी वगैरह में जब हम कभी भी आपको माइक्रोबायोलॉजी जैसे पढ़ाएंगे, जेनेटिक्स पढ़ाएंगे, तो इन सब चीजों के लिए बायोकेमिस्ट्री पढ़ाएंगे, मतलब ये सारी चीजें आ रही है क्वेश्चन, क्योंकि मेरी सर की बात हुई थी। तो उस सिलसिले में क्या होता है कि ये बेसिक चीजें जब हम पता ही नहीं होंगी, पता नहीं कैसी चीजें आएंगी आगे, आप देखते हो जीन मार्कर है, कैसे होगा जीन थेरेपी है, ट्रांसफर है, तो इन सब चीजों के लिए आपका ये थोड़ा बहुत तो आपको बेस आना ही पड़ेगा। अगर बेस नहीं आएगा तो चीजें हो नहीं पाएंगी। तो मैंने ये चीजें लिख के भी दी है आपके लिए, आपके इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। जैसे मैं देखता हूँ क्या क्या है इसमें, सेल है, प्रोटोप्लाज्म है, प्रोकैरियोट्स है, प्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट है, हीटेरोकाइन है, मियोसिस है, फाइबर है, एनिमेट है, ऑर्बिट है, लिम्फोसाइट है, ब्लड है, थैलोफाइट है, सीलोम है, स्पोरोफाइट है, एम्फीबिया है, ये है, वायरस है, एंडेमिक डिजीज है, कॉन्जेनिटल है, वायरस है, प्रीओन्स है, डीएनए है, जीन है, हेरिडिटी है, जीनोम वेरिएशन है, न्यूट्रिशन है, इम्यूनिटी है, डाइजेशन है, एगेमिक गैमिक है, इकोलॉजी है, सेपल पेटल है, कार्पल है, हाइड्रोकोरी जूफिली, ये सब है, कोलेट्रल है, बाइकोलेट्रल है, फ्लाविन है, एरिनल है, एडवेंटिस विटामिन हैं, ये सब है। तो ये सब चीजें अगर हमें, ये तो एक बेसिक में आता है, जब बेसिक में आता है तो आप पहले खुद पढ़ लीजिए। आई फील कि अगर आपको कहीं दिक्कत है इसमें तो आप मुझे बता देना, मैं उसको भी क्लियर कर दूंगा। और अगर वो दिक्कत की बात है, सर एक क्वेश्चन पूछना था सर। बताओ सर, ये अभी आजकल ही चल रहा है कि फाइजर और मॉडर्ना जो वैक्सीन है सर, ये mRNA बेस्ड है सर ये mRNA बेस्ड क्या मतलब है सर इसका? mRNA बेस्ड, आप जानते हैं वैक्सीन के जो बेसिकली मेथड जो होते हैं कई प्रकार के होते हैं। किस बच्चे का था, स्टूडेंट का क्वेश्चन था, ये नाम बताएंगे? आकाश। आकाश भारद्वाज। आकाश, आकाश तुम जानते हो वैक्सीन कितने प्रकार की होती है? एक दो वैक्सीन के बारे में बताया आपको? तो फाइजर, मॉडर्ना, कोविशील्ड, कोवैक्सीन। वो नहीं वो तो कंपनी है सर, जो या तो जो वायरस इनएक्टिव वायरस से बनती होती हो, जैसा दूसरे किसी ऑर्गेनिज्म के उससे बनती, जैसे एडिनो वायरस चिंपैंजी के से बनाया जा रहा है इस बार एक वायरस वैक्सीन। आप कौन से फील्ड से हैं? सर हम मैथ्स से हैं। हाँ, तो इसीलिए जानकारी यही है। मैथ वाले ऐसे ही पूछते हैं, वो कहता है कि माइटोकॉन्ड्रिया पेड़ पे मिलता है जी, कहाँ पे मिलता है? तो ये मैथ वालों के जो आइडियाज होते हैं ऐसे होते हैं, फाइजर सुन लिया, कहीं से कुछ सुन लिया, वही है। एक्चुअली मैं बताऊं आपको, जो वैक्सीन होती हैं ये बेसिकली, एक मिनट सुनिए, मैं आपकी बात समझ लिया, क्योंकि नॉलेज के नाम पर जब भी मुझे आइडिया होगा था, आपने पहले पूछा था, इसलिए मैंने आपका पूछा था किस साइड से हो। तो मेरे भी दोस्त थे, कई आईएएस हैं, वो जो आईआईटी फील्ड के थे, उनके भी जवाब ऐसे ही होते थे, मेरे साथ पढ़ते थे, जब साथ निकलते थे वो क्या आपस में ऐसी बात करते थे। तो वो कहता था क्या है, मैंने यहाँ तेरे लिए तो यार माइटोकॉन्ड्रिया पेड़ पे मिलता, तू रहने दे। तो ऐसे ही हम करते थे आपस में, दोस्ती यारी में ऐसे ही चलता है। तो वही चीज मेरे मुंह से निकल गई, मैं जो कहना चाह रहा था। एक्चुअली में क्या बेटा बताऊं, जो भी वैक्सीन आजकल जो इस्तेमाल होती है, एक पहले जो वैक्सीन होती थी, वैक्सीन की कई क्वालिटी होती है। एक होती है जिसमें पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म किल्ड, उसका इस्तेमाल होता है। एक होती फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन, एक होती थी सेकंड जनरेशन वैक्सीन, एक होती थी थर्ड जनरेशन वैक्सीन, एक होती फोर्थ जनरेशन। थर्ड एंड फोर्थ जनरेशन वैक्सीन जो होती है, ये बायोटेक के थ्रू बनाई होती है। जैसे ये आपकी अब जो आ रही है वैक्सीन, ये फोर्थ जनरेशन वैक्सीन है। एक होती है जो है क्या नाम, फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन। फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन में जो कोई भी पैथोजन होता था, पैथोजन चाहे वो वायरस हो चाहे बैक्टीरिया हो, उसको किल्ड करने के साथ बनाई जाती थी वैक्सीन, होती थी फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन। सेकंड जनरेशन वैक्सीन में क्या होता था, उसमें इस्तेमाल करते हैं एटीन्यूएटेड स्टेन। एटीन्यूएटेड स्टेन, एटीन्यूएटेड स्टेन का मतलब है जिस वैक्सीन को किसी को मार कूट करके, किसी को जैसे आपको एटीन्यूएटेड करवा, जैसे किसी आदमी को पकड़ के कोई तोड़ है, पुलिस वाले नहीं है तो तोड़ के दे तोड़ देते हैं, कहते हैं हाँ भाई ये क्या हुआ, फिर वो बेचारे को बताना पड़ता है ये हो गया। तो जिसको तोड़ करके वीक कर देते हैं उसको पार्टिकुलर चीज को, वो जो वैक्सीन होती है वो एटीन्यूएटेड वैक्सीन होती है। ये जो आपकी भारत बायोटेक ने जो बनाई है, जो ये कोवैक्सीन,
जो इंडिया की जो बायोटेक ने बनाई है, भारत बायोटेक, इस बायोटेक की जो वैक्सीन है ये एक्चुअली में एटीन्यूएटेड स्ट्रेन से है। एक्चुअली जो वायरस है उससे बनी हुई है ये स्ट्रेन, ठीक है। इसमें एटीन्यूएटेड स्ट्रेन, ये एटीन्यूएटेड स्ट्रेन से बनी हुई है। कुछ वैक्सीन होती है कि कोवैक्सीन की जो वैक्सीन है, मैं उसके बारे में बात करूं। पहले आप थोड़ा पेशेंस रखें। सबसे पहले कोई भी चीज सीखने के लिए ये नियम होता है कि एक बंदा होता है कोविशील्ड के अंदर आरएनए है वायरस, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन फॉलो करता है, ये आरएनए है। ये क्या है? आरएनए है। जब आप चेकिंग करते हैं तो इस आरएनए से आप, जिसको जो आरटीपीसी टेक्निक कहते हैं, इस आरएनए से आप डीएनए बनाते हैं। तो आरएनए से डीएनए बनाने को कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो आरटीपीसीआर जो आप नाम सुनते हो, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पीसीआर, पॉलीमरेज जनरेशन, यानी उस आरएनए से ये बनाया जाता है। अब इसमें जो है इस डीएनए से, जो ये डीएनए, इस डीएनए से बनाया हमने आरएनए, और जो आरएनए, जो मैसेंजर आरएनए भी कई प्रकार के होते हैं। एक टीआरएनए होता है, एक आरआरएनए होता है, और एक एमआरएनए होता है। एमआरएनए वो होता है जिस आरएनए की लैंग्वेज को पढ़ करके, एमआरएनए वो आरएनए होता है जिसकी लैंग्वेज को पढ़ करके प्रोटीन बनाई जाती है। जो आपने ये कोरोना का वायरस देखा होगा, इसमें ऐसे ऐसे करके ये बना हुआ है स्ट्रक्चर में, छोटी छोटी ऐसे ऐसे करके बनी हुई है, ये प्रोटीन ही तो है, प्रोटीन। कुछ वैक्सीन ऐसी हैं जिनमें क्या कर रखा है, इस प्रोटीन को डिग्रेड करना है, प्रोटियोलाइटिक इन नेचर, प्रोटियोलाइटिक इन नेचर, वो इसकी प्रोटीन को डिग्रेड करना है। या इस वायरस में प्रोटीन ही नहीं बनेगी तो कोट नहीं बनेगा, तो ये वायरस अपने को वो नहीं करेगा। कईयों में क्या कर रखा है कि जो मैसेंजर आरएनए होता है, उस पे, उस मैसेंजर आरएनए पे जीन होते हैं इस प्रोटीन को बनाने के, कोई आरएनए से प्रोटीन बनता है, तो वो इसके जीन किस पे होते हैं? आरएनए पे। और ऐसे आरएनए जिसपे ये जीन होते हैं उसे कहते हैं मैसेंजर आरएनए। तो ऐसी ने क्या कर रखा है, ऐसी एस्ट्राजेनेका, जो वहां की जो है, क्या नाम है, ये मॉडर्ना है या फाइजर है अमेरिका की, उन्होंने क्या कर रखा है, इस मैसेंजर आरएनए में इंटरफेरेंस है, इस मैसेंजर आरएनए में। तो जब मैसेंजर आरएनए, क्योंकि वहां आरएनए जिसके मैसेज को लेकर प्रोटीन बनेगी, और वायरस में क्या चीजें, दो चीजें वायरस में। जो ये वायरस है जिसको आप वायरस कह रहे हो, कोरोना वायरस, इसमें एक तो है आरएनए और एक है इसमें प्रोटीन। दो चीज है बस इसमें, मैं आपको बताऊं, दो चीजें और कुछ नहीं है। कोरोना वायरस में दो चीजें, एक आरएनए है, एक प्रोटीन है। एक ने मैकेनिज्म लिया है कि प्रोटीन के स्टोर को डिग्रेड कर दो, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। एक ने पैटर्न फॉलो करा कि नहीं, वो करा नहीं, मैं तो आरएनए को ही इंटरफेरेंस करूंगा, इसी को ही काम करने दूंगा। तो इन्होंने जो फाइजर जो टेक्निक है, इसमें आरएनए पे इंटरफेरेंस है, इस आरएनए की लैंग्वेज को पढ़ करके प्रोटीन नहीं बनाने देंगे, कहीं से नहीं जाने देंगे। दूसरे में क्या ठीक है, आरएनए तो सही रहेगा उसका, पर जो इफेक्ट है वो प्रोटीन पे है, प्रोटीन को डिग्रेड कर देंगे, तो वो आपको क्या होगा, वायरस स्टेबल नहीं रहेगा। उसके लिए आपको सबसे पहले तो जो अभी उन्होंने जो कहा था, अभी जो आलोक सर कह रहे थे वो सही कह रहे थे, इनको आप पढ़ाओगे तो ये तो आपसे मर के वहां के क्वेश्चन पूछेंगे। बच्चे का क्यूरियोसिटी हर एक में होती है, इंसान मेरे में भी होगी, अगर मुझे कुछ नॉलेज नहीं है तो उससे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि वायरस में क्या क्या चीजें होती हैं, पहले तो ये पता होना चाहिए। तो वायरस में दो चीजें होती हैं, फाइबर ऑफ द न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन, दो चीजें होती हैं। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि वायरस में दो चीजें हो सकती है। तो एक ऐसी टेक्निक जिसमें आप आरएनए की प्रोपगेशन को इंटरफेरेंस करें, एक ऐसा जिसमें प्रोटीन को करें। तो इन्होंने, फाइजर ने, और दूसरी कौन सी है जो आप कह रहे थे, मॉडर्ना, उसमें आरएनए को इंटरफेरेंस है। इंटरफेरेंस का मतलब समझते हो, मैं कोई काम कर रहा हूँ, आप मुझे काम न करने दें मेरा, तो इंटरफेरेंस हुआ ना। यस सर। तो जब हम आरएनए से आरएनए नहीं बनने देंगे तो उसकी रेप्लिकेशन नहीं, उसकी क्या वो बहुत सारे आरएनए जब बन गई तो वायरस और बहुत सारे वायरस बनेंगे। जब आरएनए को आरएनए से आरएनए नहीं बनने देंगे तो वायरस रेप्लिकेट, तो वायरस मल्टीप्लाई कैसे करेगा, नहीं करेगा ना, तो वो नहीं करना। अच्छा, जब वायरस पूरा बनता है, मैच्योर फंक्शनल वायरस बनता है, उसे हम विरियन कहते हैं, विरियन।
तो विल लोड में आरएनए भी होगा और प्रोटीन भी होगी। तो हमने क्या किया, वहां प्रोटीन नहीं बनने दी, तो प्रोटीन में इंटरवेंस कर दिया तो भी काम नहीं हुआ पूरा। तो एक कैटेगरी में प्रोटीन को खराब करना है, एक कैटेगरी में आरएनए को खराब करना है। तो जो एस्ट्राजेनेका है उसमें मुझे नहीं पता, मैंने जो कहा आपसे भी, एस्ट्राजेनेका के अंदर जो है शायद प्रोटीन को डिग्रेड, प्रोटीन को ले करके बनाई हुई है, प्रोटीन को, प्रोटीयोलाइटिस को। और जो फाइजर है, मैंने सुना है, फाइजर में मैंने भी सुना है, मैंने वो नहीं किया, मैंने स्टडी किया, वायरस का भी कोर्स किया हुआ बेटा मैंने, बताऊं तो मैं वायरस के बारे में तुम्हें यही बताना चाहूंगा खाली कि उसमें आरएनए की इंटरफेरेंस है। तो आप आरएनए को लेके भी कर सकते हो, प्रोटीन को लेके भी कर सकते हो। हिंदुस्तान में जो लिया हुआ है, जो एक्यूरेट स्टेन लिए हमने, जो फ्लू वायरस है, जो कोरोना वायरस है, उसी को मार दिया है, उसी को हमने कमजोर किया, वो सीधा डायरेक्टली डाल दिया है। तो वो क्या करता है, कमजोर वायरस डाला है, वो वायरस वो अपनी वहां प्रोटीन बनाएगा उसके अगेंस्ट जब जाएगा, पर वो इतना सफिशिएंट नहीं है कि डिजीज काज कर सके, उसको कहते हैं वीकन स्टेज। वीकन स्टेज का नाम होता है एटीन्यूएशन स्टेज। तो मैं सिंपली ये बताना चाहता हूँ, आपका जो क्वेश्चन था, अब आता हूँ आपके क्वेश्चन पर। अब आपके समझ में थोड़ा सा आपका क्वेश्चन आना चाहिए। अभी आकाश ने पूछा था, सर ये बताओ उसमें जो है, उसमें मैसेंजर आरएनए का जो ली हुई है वैक्सीन फाइजर की, वो वैक्सीन हमें, अब काम की बात क्या होती है मैं अब आपको बताता हूँ। वैक्सीन कौन सी है, वो आरएनए इंटरफेरेंस के वाली है, या वो प्रोटीन को इंटरफेरेंस करने वाली है, या डायरेक्ट स्टेन की है, या किसी और के स्टेन को मॉडिफाई करके वाली है जो कोविशील्ड में है, या कौन सी है। ये आंसर ना होकर के हमारा क्वेश्चन क्या होना चाहिए कि कौन सी ज्यादा एफिशिएंट है। क्या चाहिए, कौन सी वाली, क्यों, हमें उसकी एफिशिएंसी देनी है, उसका इंपैक्ट देखना है। भाई हमें पेड़ थोड़ी गिरने, हमें क्या करना है। ये एक जनरल बता रहा हूं आपको बात। जैसे आपको बताऊं, एक जो पिक्चर थी जुरासिक पार्क, इनिशियली बहुत स्टार्टिंग में, आप कभी देखना, आपने अगर देखी हुई इनिशियली जुरासिक पार्क, एक लड़की थी एक और एक लड़का था। तो एक साइंटिस्ट था, वो भी वहां बेचारा फंस गया था। तो लड़का पूछता है क्वेश्चन, आप देख रहा हो पिक्चर में, आप नोट करना। लड़का पूछता है कि ये जो घूम रहा था एक दाना तो बहुत बड़ा, तुमने पूछा इसका साइंटिफिक नाम क्या है। साइंटिस्ट, क्यों भाई तू इस समय साइंटिफिक नाम जानना उचित समझ रहा है इसका। उस लड़की ने क्या पूछा उससे कि ये हर्बीवोर है या कार्निवोर है, यानी ये घास खाने वाला है। वो लड़का क्या बेनिफिट हासिल करना चाह रहा था, इसका साइंटिफिक नाम क्या है। उस समय उसके साइंटिफिक नाम की कोई वैल्यू नहीं थी। अरे क्या करता साइंटिफिक नाम, चाहे उसका चाहे कुछ होता, चाहे उसका नाम खंबा सिंह होता, या उसका नाम पत्थर सिंह होता, उसका नाम भाटा सिंह होता, क्या फर्क पड़ रहा था उससे। फर्क किस बात से है, क्या ये मांस खाने वाला है, क्यों अगर मांस खाने वाला है तो हम सभी को खा जाएगा। तो उस लड़की का जायज क्वेश्चन था। इस समय जितनी वैक्सीन चल रही हैं, इनमें इंपॉर्टेंट इस बात की है कि कौन सी वैक्सीन हमें ज्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। पर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यूर क्वेश्चन इज राइट आल्सो। क्यों क्वेश्चन में तो एग्जामिनर तो कोई पूछ सकता है आपसे कि भैया उसमें कौन सा इस्तेमाल हो रहा है, कौन सा हो सकता है, आप अपनी जगह ठीक है। पर मैं अगर सामाजिक रूप से बात करूं, जनरल पब्लिक के हिसाब से, मेरे हिसाब से मुझसे ही कोई आकर के गांव में आदमी आके कहे कि मैं ये वैक्सीन लगाऊं ना लगाऊं, तो मैं कहूंगा बिल्कुल ले लो। वो कहेगा क्यों, मैंने कि भैया ये है कि ये, अब तुम कहोगे फाइजर को जो है, फाइजर को सर वो जो 90% प्रोवाइड कर रही है, 92 से लेके 95%, जबकि हमारी तो कोविशील्ड जो है ये 80% कर रही है, या ये इतनी कर रही है कोवैक्सीन। अरे भैया तुम ये बताओ, -18 डिग्री सेंटीग्रेड कितने लोग जो मेंटेन कर लेंगे एवरी टाइम। जैसे स्पूतनिक का -18 चाहिए एवरी टाइम, क्या हमें भी कर लेंगे। और 2 से लेके 5 डिग्री सेंटीग्रेड तो आपका रेफ्रिजरेटर सिंपल वो भी कर लेगा। हमारे कंडीशन के हिसाब से हमारे लिए वैक्सीन कौन सी बेटर है, कोवैक्सीन, कोविशील्ड हमारे लिए, क्योंकि ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो जाएंगी, रेफ्रिजरेटर हो जाएंगी, हाथ में लेके जाओ। तुमने देखा हो नर्स वगैरह हाथ में ले जाती है, उसी में बर्फ पड़ी रहती है, ले जाओ कहीं भी ले जाओ, आराम से ट्रांसपोर्टेबल इजी है, कहीं भी इस्तेमाल कर लो। और यही स्पुतनिक हो और यही फाइजर हो तुम्हारी वहां की,
अमेरिकन की क्या है दिक्कत? पहले तो -18 से नीचे टेम्परेचर कितने, जहां पर -18 टेम्परेचर कर लेगा मेंटेन। डीप फ्रीजर चाहिए एवरी टाइम। ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत। कितने हॉस्पिटल है हमारे अलीगढ़ में, मैं देख के बताऊं, मैं अपने अलीगढ़ की बात कर रहा हूँ, कितने हॉस्पिटल में -18 कर लेंगे मेंटेन भाई, और जब एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाइए आप -18 कैसे मेंटेन करोगे? तो सर्कमस्टांसेस, जो मैंने पहले कहा था, सर्कमस्टांसेस चीजें वो तय करती हैं कि कौन सी चीज कहाँ के लिए बेटर है। तो आप ये मान के चलिए हमारे हिंदुस्तान में इंडियन गवर्नमेंट ने हमें सबसे सूटेबल और बेस्ट एवर पॉसिबल जो वैक्सीन हो सकती थी हमारे लिए, वो वैक्सीन हमारे लिए उपलब्ध कराई गई है। हमारी गवर्नमेंट ने हमारे साथ में ये बहुत अच्छा किया उन्होंने, इसीलिए हमारे इंडियन कंडीशन में कोवैक्सीन इज द बेस्ट, और ये कोविशील्ड भी बेस्ट है, दोनों ही अच्छी है। तो इंडिया की आप जान रहे हो हर स्टेट में। हाँ, पर आपका जो क्वेश्चन था वो तो आंसर हो गया, क्योंकि मैं सिंपली आज मेरा फर्स्ट डे है, इसलिए मैं पढ़ाई से ज्यादा आपको ये मालूम पड़ जाए मैं कैसे बताता हूँ या मेरा सोचने का तरीका क्या है, वो मैं आपको बता, आपका सोचने का तरीका मुझे धीरे धीरे मालूम पड़ जाएगा, ये बता रहा हूँ। एक बात बता दूं बेटा, इतने ज्यादा चेंजेस आ रहे हैं हर चीजों में, वायरस में, इसमें, जीके में, इसमें हर चीज तो कोई कवर नहीं कर सकता, क्योंकि हर चीज की एक साइंस की नीति होती है, उस पर चला जाता है, पर फिर भी ये है। तो आकाश, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि मैसेंजर आरएनए के बारे में जो थी, थोड़ा बहुत जानकारी आपको हुई हल्का फुल्का? यस सर, यस सर, ये तो पता लग, थोड़ा सा तो क्लियर हुआ, इतना पता लग गया होगा कि इसमें मैसेंजर आरएनए पे मार मारी गई है ना? क्योंकि आरएनए ही होता है जेनेटिक मटेरियल। आपके एग्जाम में पूछेगा ये क्या होता है जेनेटिक मटेरियल, आरएनए या डीएनए। जनरली आरएनए जो है सिंगल स्ट्रैंडेड होता है और डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है। तो ये और वही आरएनए जिसमें जो मैसेज है, जब कभी ये प्रोटीन बनाना चालू कर देगा तो उसी को क्या कहते हो आप? मैसेंजर आरएनए। तो उसके मैसेज को डिकोड किया जा रहा है इन फॉर्म ऑफ प्रोटीन, यानी प्रोटीन रूप में बना रहा है। वायरस में दो चीजें हैं वायरस में, एक तो होता है न्यूक्लिक एसिड, सुनिए आप, एक तो होता है आइटर ऑफ द न्यूक्लिक एसिड, आइटर ऑफ द न्यूक्लिक एसिड, और एक होता है प्रोटीन। आइटर ऑफ न्यूक्लिक एसिड का मतलब होता है या तो होगा आरएनए या होगा डीएनए, दोनों नहीं होंगे। और एक प्रोटीन, चाहे तो आरएनए होगा या डीएनए होगा या प्रोटीन, दोनों नहीं होंगे। अब मैं तुम्हें बताऊं एक बात जानकारी तुम्हें, जो ये कोरोना का वायरस है इसमें आरएनए है और प्रोटीन है, और जो पोलियो वायरस है इसमें भी आरएनए है। और अभी आप जो हेलो, दूसरा वायरस कौन सा बता, आपने क्लियर नहीं हुआ भाई आवाज। पोलियो पोलियो पोलियो, ओके, जो भी आरएनए है। अब मैं बताता हूँ आपको, अब जो आपने अभी हिपेटाइटिस बी बोला था ना, हिपेटाइटिस अभी सर कह रहे थे, आलोक सर अभी आए थे, तो मुझसे जब वो बात कर रहे थे, मुझे नहीं पता आप तक वो आवाज आ रही थी नहीं आ रही थी, पर मैं सुन पा रहा था जो कह रहे थे मुझसे। तो आलोक सर जब कह रहे थे तो वो ये कह रहे थे कि ऐसा है कि आप हिपेटाइटिस वायरस हो गया, जीका वायरस हो गया, ये वायरस हो गया, तो मैं सुन रहा था। तो ये सब वायरस के बारे में बताना, तो मैं ये मालूम पड़ गई कि एपिडेमियोलॉजी के बारे में भी बात कर रहे हैं, पैथोजेनिसिटी के बारे में भी बात कर रहे थे। इस बारे में आप वायरस में थोड़ा इनके बारे में, बीमारियों के बारे में बताएं, प्रोटोजोन की बताएं, हेलमिंथ की बताएं, उनकी भी बताएं। तो उन्होंने कहा था, तो मैंने कहा ठीक है, वो हम बता देंगे, उनको भी लेके चलेंगे हम, तो ठीक है। तो इसमें जो हिपेटाइटिस का वायरस था ये डीएनए था, हीपेटा वायरस। ऐसे बहुत से वायरस होंगे जो डीएनए होंगे, बहुत से वायरस है जो आरएनए होंगे, पर ये नहीं होगा, दोनों किसी ऐसा वायरस नहीं होगा कोई भी जिसमें आरएनए भी हो डीएनए भी हो, चाहे तो आरएनए होगा या डीएनए होगा, दोनों नहीं होंगे। ठीक है, एक तो ये आप जान लो। ये है, तो यही है, चीजें हैं जो आगे जाके होंगी। तो बाकी ये है, थोड़ा बहुत तो तुम्हें मालूम पड़ गया यार। बाकी ये अभी मैं बैक्टीरिया वायरस इनके बारे में थोड़ा थोड़ा बता दूंगा आपको, थोड़ा हल्का हल्का, क्योंकि जब तक एक थोड़ा सा जब स्टार्टिंग होगी तो आप पहले तो आप ये करना, कोशिश ये करना, जब मैं शनिवार को आऊँ, आज के टाइम ही आऊंगा, शाम को ही आऊंगा, आपका 2 डेज सैटरडे में आऊंगा, बाकी मैं एक वीक में एक ही बार आ पाऊंगा बेटा। तो
बाकी सैटरडे को जब मैं आऊंगा तो सैटरडे में इसमें पहले आप थोड़ा सा इसको देख लेना, उसमें फिर मैं आपको थोड़ा सा माइक्रोबायोलॉजी में थोड़ा बहुत बताऊंगा। तो माइक्रोबायोलॉजी जब बताऊंगा तो मैं हल्का फुल्का आपको बैक्टीरिया का क्या स्ट्रक्चर होता है पहले तो पता होना चाहिए, बैक्टीरियल सेल क्या है, वायरस क्या है, हल्का फुल्का जानकारी हासिल कर लेंगे, फिर उनकी पैथोजेनिसिटी कहाँ पे कौन कितना खतरनाक है क्या है उसके बारे में बताते हैं। ठीक है जी सर। सर उससे पहले कोई चैप्टर प्रिपेयर अगर आए सर, ताकि थोड़ा अंदाजा ठीक से हो जाए। अंदाजा ठीक है तो ये है आपके पास तो मैंने भेजा है, ये आपको लिख के भेजे है ना, ये मैंने 10 पेज भेज दिए हैं, 9 ये थे और ये था, एक लाइफ का था। अगर आपके लिए अगर पॉसिबल है तो आप इसको पढ़ के आइए, इसको पढ़ के आओगे तो आपको बहुत कुछ आइडिया हो जाएगा। इसमें वायरस भी है लिखा हुआ, कहीं कहीं वायरस भी होगा इसमें, देखता हूँ इसमें एग्जाम्पल पे। जी सर। जैसे मैं देखता हूँ ये देखो, इसमें तीनों का फर्क बताया गया है। वायरस किसे कहते हैं, वायरस के बाद में एक वायराइड भी है, इसमें प्रियोन्स भी है इसमें। तो इसमें बताया वायरस में क्या होता है, कनेक्टिंग लिंक माना जाता है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में। न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल एंड दे आर ऑब्लिगेट पैरासाइट हाईजैक होस्ट सेल मशीनरी फॉर इट्स they grow artificially. Their protein coat is known as capsid and have either of the nucleic acid as the genetic material, that is DNA or RNA, not both. मैं कह रहा था इसने कहा फॉर एग्जांपल TMB HIV have RNA genetic material, while lambda phage and T phage have DNA genetic material, phage जो है। उसके बाद में प्रियोन्स वायराइड किसे कहते हैं, इसमें क्या होता है RNA होगा, प्रोटीन कोट नहीं होगा। जैसे एग्जांपल बता दिया स्पिंडल में होता है वायराइड स्पिंडल, ये PSTVD, प्रियोन्स क्या है, DNA क्या है, तो ये सारी चीजें हैं इसमें। बाकी आपका जो होगा ये चीजें, मेरा तो मानना ये है कि आप पहले तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। मान लो आप बिलोंग करते हैं मान लो मैथ से, तो आपके लिए तो बहुत जरूरी है कि जो बायोलॉजी के मान लो ऑफिसर ने बताया था, मुझे बताया रहे थे ना कि हमने उन्होंने जब डिस्कस था तो उसमें 5 से लेके 6 क्वेश्चन थे बायोलॉजी के, इसमें क्या नाम है यूपीएससी में, और यूपीपीएससी में 12 से 13 क्वेश्चन थे 100 में से। तो जब आपको 12 से 13 वहां थे और वहां इतने थे क्वेश्चन, तो इसलिए तो मैंने लिखा था वहां जब वो कह रहे थे, तो जब इतने सारे क्वेश्चन थे तो आपको चाहे आप मैथमेटिक्स साइड के हैं चाहे उसके थोड़ा बहुत तो पढ़ना पड़ेगा आपको आकाश, चाहे आप मैथ के तो करना पड़ेगा। जैसे आपको बायोलॉजी करनी पड़ेगी और जो बायोलॉजी का होगा उसे मैथ भी करना पड़ेगा। मान लो जब हमने आईएएस कर दिया था, सिविल कर दिया था, तो उन्होंने बताया भी होगी, मैं तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ के जाया करता था जीएस, तो मैं सही बता दूं, क्योंकि थोड़ा बहुत तो मैथ मुझे आता ही था, 5-7 क्वेश्चन आते थे, 8 मैथ के आते थे, मैं वो सवाल सॉल्व कर देता था। और बाकी जीएस वगैरह पे मैं तो उसका कोई बात नहीं, मेरा सब्जेक्ट बड़ा अच्छा था, अपने लिया कर दिया क्लियर हो गई ऐसे। तो पर वो टाइम नहीं रहा, क्योंकि एक हर बच्चे को अपना अपना हिसाब किताब होता है, अपना ढंग होता है। और आलोक सर के बारे में तो मैं बता दूं, वो तो आपको बताऊं बहुत ही टॉप क्लास, वो किसी चीज को पकड़ लेते थे तो ये होता है अगर थोड़ी भी चीज अगर उनको पूछ ही पल्ले पड़ जाए, जैसे कहते हैं ना हाथी की पूछ में गई, तो वो तो भैया हाथी की सूंड तक पहुंच जाएंगे पीछे से यूं चलते हुए पूरे, क्योंकि नॉलेज के मैटर में उनका कोई भी वो नहीं था आंसर, तो हर चीज क्लियर। अभी भी आपने देख लिया होगा तो वो चीज होती है, तो वो चीजें हर पर्सन की अपनी अपनी क्वालिटीज होती है, वीकनेस और स्ट्रॉन्ग हर इंसान होती है। तो इसलिए पर फिर भी एक कोशिश से वो वीकनेस जो है स्ट्रॉन्गनेस की जा सकती है। अब आकाश आपको थोड़ा बहुत तो बायो करना पड़ेगा, ऐसे बायो के स्टूडेंट को थोड़ा सा मैथ्स का भी थोड़ा बहुत तुम्हें सीखना पड़ेगा, चीजों को होता है रीजनिंग को सब चीजें आनी चाहिए। ये है कि थोड़ा सा अगर आप पढ़ लोगे इसको तो बहुत सही रहेगा आपके लिए। जो बायो के फील्ड के हैं उन्हें थोड़ा सा ज्यादा एडवांटेज है, एडवांटेज है इसका मतलब ये नहीं है एडवांटेज। तो जैसे पार्टिकुलरली आपको जैसे आपके टाइम पर बड़ा शोर चल रहा है, आपको एंटीबॉडी एंटीजन इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए, हैप्टन इनकम्प्लीट एंटीजन, ये सब डेफिनेशन लिखी हुई है मैंने इसमें। जैसे इनकम्प्लीट एंटीजन, कंप्लीट एंटीजन, ये पार्ट एप्लीकेशन में कवर कर पाऊंगा, हो सकता है 2-4 एप्लीकेशन ऐसी हो जिसके बारे में मुझे भी नहीं बताओ, तो नई नई चीजें आती भाई आपके एवरी टाइम। तुम्हारे इसमें क्या है कुछ चीजें साइंस के साथ साथ उसको आज के करंट अफेयर से जोड़ दिया है। अब मान लो बीमारी अफ्रीका में समय कौन सी फैली हुई है ये तो मुझे पता नहीं है, मान लो अगर मैं अखबार के कांटेक्ट में नहीं हूँ अपने किसी बिजनेस के कारण, पर आपको तो कांटेक्ट में रहना पड़ेगा ना, तो आप मुझे बता दोगे कि नया वायरस फैलाएगी या हमारा नई डिजीज मिली है, अगर मुझे पता होगा आपको बता दूंगा, नहीं तो मैं अपनी जो मेरे पास बहुत है मैं वहां देख लूंगा इबोला वायरस है, जैसे
मुझे ये मालूम पड़ा ये नया आ गया यार, इबोला वायरस कौन सा आ गया। अब ये कि मेरे एक दोस्त हैं, मेरे एमडी हैं, मेडिसिन के ही हैं, इसके हैं ओके, वो जो बता रहा है। अब मैं गया था उन्हें दिखाने के लिए, उनकी बेटी पढ़ाई है, मेरे परम मित्र हैं यहीं पे है। मैं गया, डेंगू हुआ था मुझे जब गया, तो मुझसे बोला कि सर इसकी जो स्ट्रेन जो है 4 होती है, मैंने 4 नहीं होती 6 होती है, 2 नहीं और कौन सी मन गई है। अरे मैंने कहा और वो दूसरा एक मेरा जो स्टूडेंट था वो बोला 64 होती है, नया है वो भी, वो एमडी करके आया अभी बाहर से मेडिसिन। कहां से पढ़े आया भाई? बोला सर ऐसा है कि नई जो एक जो जर्नल आ रहा है लैंसेट जर्नल जो मेडिसिन का, उसमें आया है। तो मैंने कि उस जर्नल को देख के आज हम ये कर लेंगे कि सर आ गया ना आप जो कहते हो, अच्छी बात है भाई आ गया। तो भाई नई नई चीजें हैं, नई नई चीजें आ रही हैं, इसी तो कहते हैं जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन। अब आप जिस चीज में हो उसमें तो आपको जानकारी होगी, मैनेजमेंट करना है आपको, हर चीज की जानकारी होनी चाहिए कि कब कौन सी चीजें आ गई, कहाँ पर क्या आ गया। अरे डीजीओ आ गई और उसको कंट्रोल क्या करना, उसके लिए स्पेशलिस्ट होंगे, तो वो चीज है। तो हमारा जो काम है अभी जो आलोक सर ने बताया था वही चीज मैं लूंगा और वही चीजों को लेकर के आपको तो उसके बारे में लूंगा, पर साथ साथ में मैं आपके जो कंसेप्ट है, क्योंकि इसमें और भी जो स्टूडेंट है जरूर मैं खाली बायो छोटी आया हूँ यहाँ, बायो के लिए तो वो जूलॉजी बॉटनी के लिए अपनी चीजें पूछ सकते हैं, बाकी ये जो बेसिक है, बेसिक तो जीएस में हर एक को करना पड़ेगा और जितना अच्छा कर लोगे आप इसको उतना ही क्लियर हो जाएगा। अब वो जब ये कहेगा क्वेश्चन आते हैं आपके इसमें, मैं आपको बताता हूँ ईमानदारी, जैसे उन्होंने मुझे क्वेश्चन दिखाया था कि एक बताओ जब सोमैटिक न्यूक्लियस को ट्रांसफर करते हैं तो ऐसी टेक्निक को क्या कहते हैं। यार मैं तो सिर पकड़ के बैठ गया ईमानदारी से, मैं बताऊं क्यों। मैंने कहा अब इस टेक्निक को मैथमेटिक्स का क्या बताएगा, अब आकाश कैसे बता देगा इसको। अच्छा बड़ा ये सोमैटिक सेल जेन ट्रांसफर होता क्या है, पहले तो उसे बताना पड़ेगा। तो इसलिए मुझे पहले उसको ये सोमैटिक जीन ट्रांसफर के लिए ये बतानी पड़ेगी कोई एक सेल होती है, सेल में कोई न्यूक्लियस होता है, एक सेल ऐसी भी होती है जिसको जर्म सेल कहते हैं, एक सोमैटिक सेल होती है। सोमैटिक सेल वो कहेगा सोमैटिक सेल में जर्म सेल में मुझे फर्क पता था, तो आप ये बताओ, तो मुझे इन दोनों का फर्क बताना पड़ेगा। उसके बाद में फिर मैं उसके न्यूक्लियस को ट्रांसफर करूंगा, फिर मुझसे पूछेगा सब ये बताओ जर्म सेल के न्यूक्लियस में और इसके न्यूक्लियस में क्या अंतर था, आपने क्यों ट्रांसफर किया। भाई जिस आदमी जो फील्ड नहीं पढ़ा है वो तो परेशान हो जाएगा, वो कहेगा क्या यार ये क्वेश्चन है, और जिसने फील्ड पढ़ेगा वो कहेंगे ठीक है चलो आप टाइम वेस्ट करो, आप सीधा बताइए ना सोमैटिक सेल ट्रांसफर कर रहे हो, यूं की यूं जीन गए। मैं कह दूंगा डॉली भेड़ सुनी थी तूने, भाई तो क्रोम था, हाँ सर, तो उसमें क्या न्यूक्लियस जो ट्रांसफर किया था एक सेल में केमो ब्रेक कर दिया था उसको, फिर इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी थी, नया बन गया, वो कहा ये जल्दी पूरा अब क्या चाहिए, वो तो कह के चला जाएगा, हो गया आगे। और जो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड का है या जिस बारे में जो आदमी साइंस बैकग्राउंड का नहीं है जो बैठा है, तुम में से 20 में से 18 ऐसे हैं जो कि जूलॉजी या बायोलॉजी बैकग्राउंड के नहीं, वो तो कहेंगे क्या कर रही है मास्टर, ये टीचर जो सर आए थे पढ़ाने के लिए इन्होंने हमें तो कुछ ध्यान में नहीं रखा, तो 2 बार अच्छे स्टूडेंट उनको बता के चले गए, हमारा तो क्लियर नहीं हुआ कोई भी चीज। मैं तो भैया सबको मैक्सिमम को लेके चलूंगा, इसलिए मैंने आते आते ये कहा था कि जो बायोलॉजी फील्ड के हैं, जैसे कोई मैथमेटिक्स का आता है टीचर, मैथ पढ़ाता है, तो आते ही उसको सबसे पहले क्या कहेगा, कोई मैथ का हो तो भैया वो इस चीज में मेरी क्लास मिस कर सकता है, साफ कहता है। दिल्ली में जब कभी एक चाणक्य कोचिंग होती थी, अब क्या हुआ वो पढ़ाने लग गए बायोकेमिस्ट्री। मैं आपको बताता हूँ, जैसे जो बच्चे बायोलॉजी के वो जान जाएंगे, बायोकेमिस्ट्री बोला भाई ग्लाइकोलाइसिस पढ़ाना है, उसने फिर से पूछा सबसे पहले याद रखे कि भैया कोई इसमें बायोकेमिस्ट तो नहीं है, तो जो मेरे सीनियर थे आजकल वो एडीआरएम है, एडिशनल डीआरएम है कर्ण सिंह अंबाला में, अब ये डीआरएम हो जाएंगे, डीआरएम डिवीजन रेलवे, आईआरटीएस नहीं, क्योंकि जो वो भी करीब जो है 20 साल की 20 ईयर्स, इन्होंने हाथ खड़ा कर लिया। सर आवाज साफ नहीं आ रही है सर। हाँ वो यही है ना कि मेरा आज ये काम नहीं सही कर रहा है, क्योंकि ये उधार का मांगा हुआ वो है, ये उधार का लिया हुआ वो है, क्या कहते हैं इंटरनेट, किसी और से लेकर के इंटरनेट से इंटरनेट जोड़ा हुआ है बड़ी मुश्किल से, क्योंकि रात भर हवा चली है तो बड़ा वो वाईफाई तो टूट गया है। मैं तो बताऊं भाई ये कौन सा, ये तामते मछली आई थी, ये भी छिपकली जो आई थी, ये तूफान आया था, ये
उस तूफान के कारण बड़ी प्रॉब्लम हो गई, तो ये काफी इंटरनेट हिला हुआ है, तो इसलिए हो सकता है आपको आवाज पूरी ना आ रही हो, इसलिए अब सैटरडे को लेंगे। हाँ मुझे पता है नहीं आ रही होगी बेटा, वैसा सैटरडे को लेंगे, सैटरडे को। ओके ओके सर, सैटरडे को लेंगे हम, उस दिन आपको ये चीजें पढ़ाएंगे, ठीक है जी आज हम यहीं सर पे। ओके बेटा, ओके सर।